साथियों जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी है एड्रिनल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है वह लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है। अगला प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेंघा कहाँ पनपता है? ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसकी कमी से? ऑप्शन है चीनी की कमी से, ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी है रक्त की कमी से या ऑप्शन डी है मोटापा से। तो दोस्तों ग्वाइटर अथवा घेंघा जो होता है वह आयोडीन की कमी से पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा जो होता है वह आयोडीन की कमी से पनपता है। आयोडीन की कमी से जो होता है गला, आयोडीन की कमी से जो है वह घेंघा नामक रोग हो जाता है। घेंघा नामक रोग हो जाता है जिसके गले के नीचे एक बड़े गले के नीचे से एक बड़ा सा भाग निकल आता है। बड़ा सा भाग जो है वो गले के नीचे आ जाता है, उसी को ग्वाइटर अथवा घेंघा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? ऑप्शन ए है थायराइड में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है वृक्क में और ऑप्शन डी है वृषण में। दोस्तों 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि थायराइड में। थायरॉक्सिन का स्राव जो होता है वह थायराइड में होता है। थायरॉक्सिन का स्राव जो होता है वह थायराइड में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली होता है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन में होता है, ऑप्शन बी है न्यूरॉन में होता है, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस थैली जो होता है वह नेफ्रॉन में होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली जो होता है वह नेफ्रॉन में होता है। हमारा अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी है अपचयन अभिक्रिया है या ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एस्बेसिक अम्ल, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है इथाइलिन और ऑप्शन डी है ऑक्सीन। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि इथाइलिन। इथाइलिन कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन होता है। और दोस्तों इसी इथाइलिन का उपयोग जो होता है वह फल पकाने के लिए किया जाता है ना। इथाइलिन का उपयोग जो है वह फल पकाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि फल बेचने वाला जो है वह इथाइलिन का प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फल पकाने के लिए, है ना, जबरदस्ती फल पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसी इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है ना, इसी इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है ग्राही कहलाती है, ऑप्शन बी है प्रभावक कहलाती है, ऑप्शन सी है उत्तरदायित्व कहलाती है, ऑप्शन डी है बेचैनी कहलाती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि ग्राही कहलाती है। ग्राही जो है वह कहलाती है, उद्दीपन की पहचान जो है वह ग्राही कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिःस्रावी ग्रंथि है? दो प्रकार की होती है। निम्न में से कौन सी एक अंतः और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो दो प्रकार की होती है? अगला ऑप्शन ए है अग्रनाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पैराथायराइड और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि अग्रनाशय। अग्रनाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दो प्रकार की ग्रंथि है। अग्रनाशय जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? ऑप्शन ए है गोनेड्स, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है अग्रनाशय और ऑप्शन डी है एड्रेनल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनल। एड्रेनल जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृक्क के दोनों ओर स्थित होता है। एड्रेनल ग्रंथि जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि के दोनों ओर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? ऑप्शन ए है प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी है घ्राणग्राही, ऑप्शन सी है श्रवणग्राही और ऑप्शन डी है स्पर्शग्राही। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि श्रवणग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग है वह श्रवणग्राही है। अगला प्रश्न है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि कहते हैं, है ना, ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन बी है पीनियल ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं और ऑप्शन डी है अवटु ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन निम्नलिखित द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है जटिल कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी है प्रोटीन से, ऑप्शन सी है संतृप्त वसा से और ऑप्शन डी है ए अथवा बी दोनों से। तो दोस्तों 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि प्रोटीन से। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो होता है जो जंतुओं द्वारा स्रावित होता है वह उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वह प्रोटीन ही है। हमारा अगला प्रश्न है अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी है फ्लोएम की संवहनी नालिका पर, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं वह हमारा होता है ए और बी दोनों, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी होता है और बढ़ती जड़ों के अग्रभाग पर भी पाया जाता है। अधिकतर पादप नियंत्रण जो होता है वह बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी होता है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी पाया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है बीजहीन फल के बनने को क्या कहते हैं? बीजहीन फल को बनने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनिषेक फलन कहते हैं, ऑप्शन बी है अनिषेक अंडपी कहते हैं, ऑप्शन सी है अग्र प्रभाविकता कहते हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्र प्रभाविकता कहते हैं, अग्र प्रभाविकता कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा भाग है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है या एस्बेसिक एसिड गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर वो विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि इथाइलिन जो है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसी का उपयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है। इथाइलिन का उपयोग ही फल को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए है इंसुलिन पादप हार्मोन है, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन पादप हार्मोन है, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन पादप हार्मोन है, या साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। दोस्तों 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ही पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ही पादप हार्मोन है। दोस्तों ये इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी से हमारा मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी हो जाती है ना। इसलिए मधुमेह के रोगियों को जो चिकित्सा की जाती है वह इंसुलिन के इंजेक्शन देकर, यानी कि इंसुलिन का इंजेक्शन देकर उसका इलाज किया जाता है। अगला है हमारा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रुमिका कहते हैं, ऑप्शन बी है सिनेटिक के दरार कहते हैं, ऑप्शन सी है एक्सॉन कहते हैं और ऑप्शन डी है आवेग कहते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि सिनेटिक दरार। सिनेटिक दरार कहते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है हमारा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो दोस्तों मस्तिष्क जो है ये सभी के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है यह सभी के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है बहुकोश के जीव में से किस प्रकार की का समन्वय पाया जाता है? बहुकोश के जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक समन्वय पाया जाता है, ऑप्शन बी है तंत्रिका समन्वय पाया जाता है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों है, यानी कि रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है, तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। बहुकोश के जीवों में रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी है 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी है 3 प्रकार की होती है, और ऑप्शन डी है 4 प्रकार की होती है। तो प्रश्न संख्या 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका जो है वह 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है वह कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए में रज्जु में बनते हैं, ऑप्शन बी है मस्तिष्क में बनते हैं, ऑप्शन सी है पेशी उत्तक में बनते हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कहीं नहीं बनते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप जो है वह मेरुरज्जु में बनता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि को, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होती है? ऑप्शन ए है नलिका विहीन होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन, ऑप्शन बी है नलिका युक्त, ऑप्शन सी है दोनों होती है, यानी कि नलिका विहीन भी होती है और नलिका युक्त भी होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। अगला प्रश्न है लैंगर-हेंस की लिपिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, पक्वाशय में पाई जाती है, या अगन्नाशय में पाई जाती है? तो दोस्तों 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि
अग्न्याशय में। लैंगिक दीपिका जो है वह अग्न्याशय में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है अवटु वामनता रोग, ऑप्शन बी है अवटु अल्पक्रियता रोग, ऑप्शन सी है मैक्सिडीमा रोग और ऑप्शन डी है ये सभी रोग। दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि अवटु वामनता रोग भी हो जाता है, अवटु अल्पक्रियता रोग भी हो जाता है, मैक्सिडीमा रोग भी हो जाता है, ये सभी रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता से अवटु मावना रोग भी हो जाता है, अवटु वामनता रोग भी हो जाता है, अवटु अल्पक्रियता रोग भी हो जाता है, मैक्सिडीमा रोग भी हो जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है अग्न्याशय तरल में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन होता है स्वाव, ग्लूकागॉन स्वाव होता है, दोनों स्वाव होता है, इनमें से कोई स्वाव नहीं होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि अग्न्याशय तरल जो स्वाव होता है वह इंसुलिन का भी स्वाव होता है और ग्लूकागॉन का भी स्वाव होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस प्रकार पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? ऑप्शन है जिबरेलिन के कारण, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन के कारण, ऑप्शन सी है एस्बेसिक अम्ल के कारण और ऑप्शन डी है ये सभी के कारण। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि एस्बेसिक अम्ल के कारण। पत्तियां जो मुरझा जाती है ना, पत्तियों का मुरझाना जो है वह किसके कारण संभव होता है? तो एस्बेसिक अम्ल के कारण संभव है। पत्तियों का मुरझाना एस्बेसिक अम्ल के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस प्रतिक्रिया द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए है स्रवण प्रतिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी है परिशुद्धन प्रतिक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है अनिक्रिया द्वारा और ऑप्शन डी है पुनरुद्भवन द्वारा। दोस्तों 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि पुनरुद्भवन द्वारा, पुनर्भरण द्वारा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा जो है वह नियंत्रण होता है पुनर्भरण द्वारा। आगे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। इसका पहला प्रश्न है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी जो पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, फूलों के द्वारा। जो पुष्पी पौधे होते हैं यानी कि जिस पौधे में फूल लगते हैं उसका जो लैंगिक जनन होता है वह फूलों के द्वारा होता है। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो होता है, पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन होता है वह फूलों के द्वारा ही होता है। दोस्तों ये प्रश्न 2016 की वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है अंडाशय नहीं है, ऑप्शन बी है गर्भाशय नहीं है, ऑप्शन सी है शकवाहिका नहीं है या ऑप्शन डी है डिंब वाहिनी नहीं है। दोस्तों 2 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, शकवाहिका। मानव मादा के जनन तंत्र जो है वह शकवाहिका नहीं है, यह पुरुष के जनन तंत्र है, यह पुरुष के जनन तंत्र है। बाद बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनियां मादा जनन अंग के भाग हैं। अगला है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहते हैं किण्वन कहते हैं, ऑप्शन बी है बौनापन कहते हैं, ऑप्शन सी है मधुमेह कहते हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, नर युग्मक और मादा युग्मक संलग्न को है ना इनमें से कोई नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर होना चाहिए नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलग्न होते हैं तो उसी निषेचन कहते हैं और निषेचन के फलस्वरूप जो है वह युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ये 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसका राइट आंसर है पपीता। पपीता जो है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में होता है ना। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा में होता है, इस्ट में होता है, मलेरिया में होता है या पैरामीशियम में होता है? तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वह इस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है वह इस्ट में होता है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2014 के वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है, प्रजनन जो होता है वह इस्ट के माध्यम से होता है ना। अगला प्रश्न है, पूर्व में नर प्रजनन अंग कौन होता है? ऑप्शन है पुकेसर, ऑप्शन बी है अंडक, ऑप्शन सी है वार्तिकाग्र और ऑप्शन डी है वर्तिका। तो दोस्तों 6 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि पुकेसर। पूर्व में नर प्रजनन तंत्र को क्या कहते हैं? तब पुकेसर। और पूर्व में मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। पूर्व में नर प्रजनन अंग को पुकेसर कहा जाता है और मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में होता है, ऑप्शन बी है पैरामीशियम में होता है, ऑप्शन सी है लिस्मोनिया में होता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्विखंडन जो होता है, द्विखंडन जो होता है वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा अमीबा में। अमीबा में जो होता है वह द्विखंडन होता है। अमीबा में जो होता है वह द्विखंडन होता है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में बहुखंडन होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है, बहुखंडन किस में होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में होता है, ऑप्शन बी है हाइड्रा में होता है, ऑप्शन सी है मलेरिया परजीवी में होता है और ऑप्शन डी है इस्ट में होता है। दोस्तों ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि द्विखंडन जो होता है वह अमीबा में होता है, तो बहुखंडन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी में। मलेरिया परजीवी में जो है वह बहुखंडन होता है। बहुविखंडन जो होता है वह मलेरिया परजीवी में ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन है पत्तियों में, ऑप्शन बी है जड़ों में, ऑप्शन सी है तना में और ऑप्शन डी है फूलों में। दोस्तों ब्रायोफिलम में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह पत्तियों के माध्यम से होता है। इसके पत्तियों पर ही कलियां निकल आती है, इसके पत्तियों पर ही पौधे उगाते हैं। ब्रायोफिलम की पत्तियों पर ही पौधे जो है वह उगाते हैं और उस पौधे से फिर नए पौधे बनते हैं, फिर उस पौधे की पत्तियों पर फिर एक नए पौधे आ जाते हैं। ब्रायोफिलम ही एक पौधा है जिसके पत्तियों से कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों से कायिक प्रवर्धन होता है। हमारे यहाँ इसे बोलचाल की भाषा में पत्थलचूड़ कहा जाता है। हमारे यहाँ इसे बोलचाल की भाषा में पत्थलचूड़ कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में होता है, ऑप्शन बी अंडाशय में होता है, ऑप्शन सी है योनि में होता है और ऑप्शन डी है फैलोपियन नालिका में होता है। तो मानव मादा में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी फैलोपियन नालिका में। फैलोपियन नालिका में ही मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नालिका में होता है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2013 के वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये कई कंपटीशन के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि मानव मादा में जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नालिका में। फैलोपियन नालिका में ही निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? तना द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? ऑप्शन है ना, किस में होता है? पुदीना के में, हल्दी में, अदरक में या सभी में?
दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, सभी में। ये सभी तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, क्योंकि पुदीना का हम लोग तना ही रोपते हैं, हल्दी का हम लोग तना ही रोपते हैं, अदरक का हम लोग तना ही रोपते हैं, तो इन सभी का कायिक प्रवर्धन जो होता है वह तना द्वारा ही होता है। पुदीना का कायिक प्रवर्धन तना द्वारा, हल्दी का कायिक प्रवर्धन तना द्वारा, अदरक का कायिक प्रवर्धन तना द्वारा, ये सभी का कायिक प्रवर्धन जो होता है वह तना द्वारा ही होता है। दोस्तों हल्दी का भी हम लोग तना खाते हैं, अदरक का तना ही खाते हैं और पुदीने का हम लोग तना खाते हैं। पुदीने का पत्ती भी खाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है किसमें? खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है मेढक में खंडन द्वारा जनन होता है, ऑप्शन बी है सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है, ऑप्शन सी है टिड्डा में खंडन द्वारा जनन होता है, या कौवा में खंडन द्वारा जनन होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि सितारा मछली। सितारा मछली में खंडन द्वारा जो होता है वह जनन होता है। सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है काय प्रवर्धन संभव है किसमें? काय प्रवर्धन संभव है। ऑप्शन ए है जड़ में संभव है, ऑप्शन बी है तना में संभव है, ऑप्शन सी है पत्तियों द्वारा संभव है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी द्वारा संभव है। तो दोस्तों काय प्रवर्धन जो संभव है जड़ द्वारा भी संभव है, तना द्वारा भी संभव है, पत्तियों द्वारा भी संभव है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है कहाँ में? पुदीने में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है ब्रायोफिलम में, ऑप्शन डी है सभी में। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं जो पाई जाती है पुदीना में पाई जाती है, आलू में पाई जाती है, ब्रायोफिलम में पाई जाती है, या सभी में पाई जाती है। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी आलू में। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं जो है वह आलू में पाई जाती है, क्योंकि इसी कलिकाओं को रोपा जाता है ना। जब आलू को हम रोपते हैं, जब हम आलू को रोपते हैं तो आलू के आंख को काट के, आलू के आंख को बचा के काटा जाता है और उसी को रोपा जाता है, उसी को कहते हैं अपस्थानिक कलियां। तने पर अपस्थानिक कलियां जो होती है वो आलू में पाई जाती है, आलू में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन बी है मटर में होता है अलैंगिक जनन हाइड्रा द्वारा, ऑप्शन मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वह हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वह हाइड्रा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? तो अमीबा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है वह किसमें होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में होता है, ऑप्शन बी है ईस्ट में होता है, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम में होता है, ऑप्शन डी है लेशमानिया में होता है। तो प्रश्न संख्या 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी ईस्ट में। अलैंगिक जनन जो होता है वह मुकुलन में होता है, इसके द्वारा ईस्ट के द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन मुकुलन में होता है। मुकुलन में अलैंगिक जनन जो होता है वह ईस्ट के माध्यम से ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन है डी डिंब वाहिनी। दोस्तों मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो विकल्प संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है, बाद बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी। अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी जो होता है वह मादा जनन तंत्र के भाग होता है। अगला क्वेश्चन है परागकर्ष में पाए जाते हैं।
परागकोश में पाए जाते हैं, यानी कि परागकोश में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है बाह्य पुंज पाया जाता है, ऑप्शन बी है अंडाशय पाया जाता है, ऑप्शन सी है अंडक पाया जाता है और ऑप्शन डी है परागकण पाया जाता है। तो परागकोश में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। परागकोश में जो है वह परागकण ही पाया जाता है, परागकोश में परागकण ही पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिकाओं में भोजन पर भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जननांगी कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए है जननांगी कहते हैं, ऑप्शन बी है उभयलिंगी कहते हैं, ऑप्शन सी है परागकण कहते हैं और ऑप्शन डी है मादा युग्मक कहते हैं। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जननांग कहते हैं, ऑप्शन बी है उभयलिंगी कहते हैं, ऑप्शन सी है परागकण कहते हैं और ऑप्शन डी है मादा युग्मक कहते हैं। तो दोस्तों 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी मादा युग्मक, उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है असुरक्षित यौन संपर्क बनाने से, ऑप्शन बी है खून की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन की कमी से और ऑप्शन डी है पोषण की कमी से। तो दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स रोग फैलता है। एड्स रोग फैलता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। इसके अलावा दूषित सुई या सिरिंज के इस्तेमाल से, या इसके अलावा कि यदि कोई व्यक्ति को एड्स है और उसके ब्लड को किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, उससे भी उसको क्या होता है? एड्स हो जाता है। इसके अलावा एड्स से पीड़ित व्यक्ति का दाढ़ी, इससे पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जो दाढ़ी बनाया गया है, यदि उस ब्लेड का उपयोग एक स्वस्थ व्यक्ति कर लेता है तो उसे भी एड्स हो जाता है, ठीक है। एड्स से बचना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। ऑप्शन ए है पीला होता है, ऑप्शन बी है हरा होता है, ऑप्शन सी है लाल होता है और ऑप्शन डी है सफेद होता है। पंखुड़ियों का रंग जो होता है वो कैसा होता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा।